आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में हार्दिक स्वागत। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत का बच्चा गरीबी के कारण पढ़े बिना नहीं रह जाए। और आजकल परीक्षाओं में प्रश्न हूबहू लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और तो और प्रश्नोत्तरों में ऑब्जेक्शन होने पर एनसीईआरटी बुक वाला ही मान्य होता है। तो साथियों, ध्यान से पढ़िए और इस तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़रूरतमंद बच्चों के पास शेयर करें, जो कि मेरे वीडियो बनाने का असली मकसद है। असली मकसद क्या है साथियों? शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का सस्ता होना और सुलभ आसानी से उपलब्ध होना। तो आज हम ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कक्षा 6 की चौथा चैप्टर मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र साथियों क्या होता है? ग्लोब, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ग्लोब को क्या हम पूरा जिस तरह से एक ग्लोब को हम पूरी अपने देश का, सीमाओं का, जिलों का, या जो भी अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक भूगोल है, उसमें पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, उनको ग्लोब में देख नहीं सकते। उनको मानचित्र के द्वारा दिखाई अच्छा देता है। तो मानचित्र का अध्ययन करना पड़ता है हमें। इसलिए ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र, कैसी स्थिति में? हम जैसे कोई देश का, राज्य की सीमा देखनी हो तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। जो गोल होता है उसको चपटा करना आसान नहीं होता। तो मानचित्र चपटी सतह होती है एक तरह की। उसके बाद आगे मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब इन तीनों की क्या क्या परिभाषा होगी वो भी आप जान लीजिए। भौतिक मानचित्र क्या होता है साथियों? जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जो पृथ्वी पे जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वस्तुएं नहीं कह सकते हम, जो भी भौतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, उनको दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र ज्योग्राफी में यूज करते हैं हम। ठीक है साथियों। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है साथियों? किसी देश की, राज्य की, शहर की, गांव की या नगर की सीमा दर्शाने के लिए, यानी राजनीतिक
जहाँ तक राजनीतिक पहुँच है जिस देश की, उसकी सीमा आदि दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं, पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं। जैसे देखो, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विभिन्न देशों और राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला है सिंथेटिक मानचित्र। सिंथेटिक मानचित्र में क्या है? सिंथेटिक मानचित्र में देखो, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क परिवहन, जैसे वर्षा का वितरण, जैसे वनों का वितरण, उद्योगों का वितरण, कोयले का वितरण, खनिज पदार्थों का वितरण, पेट्रोलियम का वितरण आदि। जो मतलब जिस कोई चीज दर्शाने के लिए, वितरण दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण दिया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। 3 घटक कौन कौन से हैं साथियों? जैसे दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी यानी कितनी दूरी का मानचित्र है, दिशा यानी कौन सी दिशा में क्या है, और प्रतीक उसको कोई चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो उससे समझना होता है। अब दूरी देखो, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच दूरी वास्तविक रहे। और यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी और सतल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना सतल का वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है साथियों, ये अनुपात लिया जाता है मानचित्र में। उसके आगे, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों तथा देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर सतह के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है साथियों, छोटे पैमाने वाला बड़े महाद्वीपों, देशों को दर्शाना हो तो उनको छोटा करके दर्शाया जाता है। ये एक गांव का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें दुकानें हैं, कुआं है, विद्यालय है, घर है, फलोस्तान है, खेल का मैदान, यानी पूरे गांव का एक पेज में चित्र बना दिया गया है। तो इसको मानचित्र के द्वारा संभव है। आगे चलिए साथियों, दूसरा पॉइंट मानचित्र का क्या है? दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। कौन सी तरफ? दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर अक्सर U लिखा होता है। U का क्या अर्थ होता है साथियों? उत्तर दिशा। मानचित्र को हमेशा ही उत्तर दिशा में रख कर देखना चाहिए। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2
देखिए साथियों, ये ऊपर हमेशा ही उत्तर होता है और उत्तर के ऑपोजिट साइड दक्षिण, और इधर बाई साइड पश्चिम और इधर पूर्व। तो उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। ये कुल मिला के 4 मेन दिशा होती है, और 4 इनको और मिला के बन जाती है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। एक दिक्सूचक यानी दिशा बताने वाले की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा कहाँ रहती है? उत्तर से दक्षिण। अगला तीसरा पॉइंट है मानचित्र का प्रतीक साथियों। जैसे किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए ये निश्चय अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान पर अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के लिए मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी यानी स्टैंडर्ड भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है भी इनका ये ही प्रतीक होगा। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ यानी पुराने। तो देखो कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, इसको अध्ययन करते हैं हम। रेलवे लाइन के लिए ये दिया होता है, ये दिया होता है, ये दिया होता है। सड़कें कच्ची सड़कें इस तरह की होती है रेलवे लाइन जो बड़ी लाइनें होती है उसके लिए ये, जो मीटर लाइनें होती है उसके लिए ये, जो रेलवे स्टेशन होता है उसके लिए ये रेलवे स्टेशन आरएस। सड़कें पहले पक्की के लिए ऐसे और कच्ची के लिए ऐसे। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरह बड़ा डॉट डॉट, उसके बाद राज्य सीमा उससे छोटा डॉट, जिला की सीमा उससे पतले डॉट लेकिन बीच में पॉइंट का निशान नहीं होगा। नदी का नीला रंग, और इस तरह कुएं का ये गोल, ये तालाब का, और ये नहर का, और ये पुल का। उसी के बाद मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस पीओ, टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ, पुलिस स्टेशन पीएस, पेड़, घास, इस तरह के चित्र दिए होते हैं। आगे ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें से आपको पहचानना है
कौन सी नदी है, कौन सा विद्यालय है, कौन सा रेलवे लाइन है, कौन सी सड़क है, कौन सा क्या है, ये पहचानने हैं आपको। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने में किया जाता है। आगे रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र में कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते में जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखा चित्र कहते हैं कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र कहते हैं। जो पैमाने के बिना खींचा गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। उसके बाद खाका। एक छोटे चित्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, जो छोटा चित्र है उसको बड़े पैमाने पर खींचा गया, कहते हैं ना खाका तैयार करना बड़ा बड़ा। तो छोटे चित्र को, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हमारी वीडियो गरीब से गरीब छात्र तक भेजें, ताकि हर आदमी बिना पैसे के कोई बिना पढ़ा ना रह जाए। इसलिए यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और सबको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।